मुकेश सुतार है और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 10+2 लेवल जो हमारे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे एसएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया आदि गवर्नमेंट एग्जाम्स में काम आने वाली है। हम आज एवरेज की 2 क्लास में मैंने ले ली है पिछली, और आज ये तीसरी क्लास है। आज लगभग चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे और उससे आगे फिर प्रीवियस ईयर की क्लास भी लूँगा। तो ठीक है दोस्तों, हमने कल की क्लास में यानी पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ा था लास्ट में, कि एवरेज स्पीड यानी औसत गति कैसे निकालते हैं। हमने देखा था कि जब कोई मतलब एक दूरी फिक्स दूरी हमें दी जाए और बोल दिया कि यहाँ से इस दूरी की जाते टाइम गति मान लो किसी वाहन की x है और वापस आते टाइम गति अगर y है तो एवरेज गति क्या होगी। तो तब हमने क्या निकाला था, वहाँ पे एवरेज स्पीड निकाली थी हमने 2xy अपॉन x प्लस वाई। क्या निकाली थी? 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये हमने एवरेज स्पीड यानी एवरेज स्पीड निकाली थी, औसत गति। ठीक है, फिर हमने एक क्वेश्चन भी किया था, शायद ये क्वेश्चन हमने कर लिया था कि 3 संख्याओं में दूसरी संख्या को पहले की 3 गुणी और तथा तीसरी संख्या जो पहले की थी 3/4 है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 114 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो ये हमने सॉल्व किया था। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट पढ़ेंगे यदि सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि x व 1/x का औसत m है तो x स्क्वायर व 1/x² का औसत क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास दो संख्या है, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो संख्या x और 1/x, इनका औसत कितना है? m है। तो x स्क्वायर और 1/x² का औसत क्या होगा। तो हमने शुरुआत में एवरेज के फॉर्मूले में क्या पढ़ा था कि एवरेज क्या होता है? तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो पहले इन दो संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा यहाँ पे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन यानी x प्लस 1/x। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो जाएगी? 2। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है? हमें m दे रखी है, तो यहाँ से x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2m, इक्वेशन यानी 1। ठीक है, ये इक्वेशन 1 आ गई। फिर नेक्स्ट क्या पूछा गया है कि यदि x प्लस 1/x का औसत m है तो x स्क्वायर और 1/x² का औसत क्या होगा। तो सेकेंड हमें क्या एवरेज किसका निकालना है? हमें एवरेज निकालना है x स्क्वायर और 1/x² का। तो एवरेज का वही फॉर्मूला वापस लेना है कि एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन यानी x स्क्वायर प्लस 1/x² अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें इसको एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट से क्या करेंगे? हम इसको आगे ऐसे लिख सकते हैं कि हमें पता है, जब हम जानते हैं कि x प्लस 1/x² की वैल्यू स्क्वायर करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता है कि जब हम x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करते हैं तो हमें प्राप्त होता है a स्क्वायर प्लस 1/b² प्लस 2ab। जब हमें इसकी वैल्यू याद करनी हो तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम x को यहाँ पे ले जाएंगे, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। ab की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे x इंटू 1/x यानी a की हो जाएगी। मतलब x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आ गई? 1x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो अब हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या निकाला कि x स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आएगी? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट पॉसिबिलिटी से एवरेज कितना निकाला था? x प्लस 1/x की वैल्यू 2m निकाली थी, जहाँ पे m एवरेज था। अब फर्स्ट इक्वेशन का मान यहाँ पे रखना है, तो अब एवरेज कितना आ जाएगा? आ जाएगा 2m का होल स्क्वायर माइनस 2/2। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी? 4m स्क्वायर माइनस 2/2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2m स्क्वायर माइनस 1। इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि x और 1/x की एवरेज m है तो x स्क्वायर और 1/x² का एवरेज क्या होगा। तो
तो हमने फर्स्ट से क्या देखा कि x प्लस 1 अपॉन एक्स का अपॉन 2 यानी एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की इसकी वैल्यू हमें m दे रखी है, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2m, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर सेकेंड हमें क्या ज्ञात करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का एवरेज ज्ञात करना है, तो इनका जोड़ अपॉन 2। तो यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू निकाल पाए तो एवरेज निकाल पाएंगे। इसकी वैल्यू कैसी होगी, अगर हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स दे रखा है और ये निकालना है, तो इसका क्या हो जाएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2, लो होल स्क्वायर माइनस 2 अगर यहाँ पे रख देंगे। फर्स्ट इक्वेशन से x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखी 2m का होल स्क्वायर माइनस 2, तो ये 4m स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2, यहाँ पर आंसर आ गया 2m स्क्वायर माइनस 1, यानी कि आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या कहता है, औसत आय। औसत आय एक ऐसी चीज़ है स्टूडेंट, जब हम किसी परिवार में आय के बारे में बात करते हैं तो हम पूछते हैं कि परिवार में मान लो 2 सदस्य है, एक मान लो इतना पैसा कमाता है, दूसरा इतना कमाता है, तो कोई कहता है कि आपके परिवार की औसत आय कितनी है। तो औसत आय कितनी क्या होती है कि उस परिवार में कुल इनकम कितनी है, चाहे उसमें एक सदस्य कमाए या 2 सदस्य कमाए, चाहे 10 सदस्य कमाए। अगर परिवार में कुल इनकम होती है, उसको जब हम परिवार के सदस्यों में बराबर से बांट देते हैं तो हमारे पास औसत आय आ जाती है। ठीक है, तो क्या कहता है औसत आय, यदि एक परिवार के n सदस्यों द्वारा अर्जित कुल आय m है तो परिवार की औसत आय कितनी होगी, m/n। तो एवरेज क्या हो जाएगा, m/n। चाहे ये परिवार के कुल n सदस्यों द्वारा अर्जित कुल आय m, चाहे परिवार के किसी एक सदस्य द्वारा भी अर्जित हो, चाहे बाकी सभी चाहे व्यर्थ काम ना करते हो, कुछ भी ना करते हो, लेकिन एवरेज निकालेंगे तब एवरेज सभी के क्या बराबर आएगा, m/n। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, औसत आय क्या हो जाएगी, औसत आय हो जाएगी, औसत आय बराबर, यदि परिवार के कुल सदस्यों द्वारा अर्जित आय m है और परिवार में n सदस्य है तो औसत आय कितनी हो जाएगी, m/n। यहाँ पर m कुल आय, n क्या है, सदस्य। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, एक परिवार में कुल 7 सदस्य थे। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक परिवार में कुल 7 सदस्य थे। ठीक है, हमने माना कि ये परिवार है, इसमें 7 सदस्य, ठीक है, 7 सदस्य थे। फिर क्वेश्चन क्या कहता है, जिनकी औसत आय 80,000 रुपये थी। एक परिवार में 7 सदस्य थी, इनकी एवरेज आय कितनी थी, 80,000। ठीक है, तो कुछ समय बाद परिवार में एक अन्य सदस्य शामिल हुआ जिससे परिवार की औसत आय 83,000 रुपये हो गई, तो नए सदस्य की आय कितनी है। अब इस क्वेश्चन को 2 टाइप से कर सकते हैं हम। कैसे कर सकते हैं कि पहले तो आपको क्या करना है, आपको एवरेज, ये फॉर्मूला बाद में लिख लेना, मैं लिखवा दूँ। इस क्वेश्चन को हम 2 टाइप से करेंगे। कैसे, फर्स्ट तो ऐसे करेंगे हमें कि हमारे पास 7 सदस्यों की एवरेज आय कितनी है, 80,000 है। फिर परिवार में एक सदस्य शामिल हुआ जिससे एवरेज आय कितनी हो जाएगी, 8 सदस्य हो गए, 7 + 1, अब इतने सदस्य हो गए 8। अब एवरेज आय कितनी है, 83,000। तो हमें क्या ज्ञात करना है, तो नए सदस्य की आय ज्ञात कितनी है। तो यहाँ से अगर एवरेज आय 8 की 83,000 है तो 8 की कुल आय कितनी होगी, 8 की कुल कितनी होगी, 83। एक बार क्या करते हैं, 1000 की वैल्यू को छोड़ देते हैं, 83 ले ले, 83 × 8 कितनी हो जाएगी, यह होगी 8 × 3 = 24, 2 8 × 64, 6,64,000 कुल आय हो जाएगी। फिर हमें क्या निकालना है, 7 की औसत आय 80,000 है तो 7 की कुल आय कितनी हो जाएगी, ये हो गई 80 × 7 यानी 7×8 = 56, मतलब 5,60,000। अब निकाल सकते हैं, हमें पता है 8 की कुल आय अगर 6,64,000 है और 7 की कुल आय अगर 5,64,000 है तो 8वें सदस्य की आय कितनी होगी, 8वें की आय होगी 6,64,000 माइनस 5,60,000, तो 8वें सदस्य की आय कितनी आ गई, 1,04,000। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आया।
दूसरा फॉर्म में हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे कि हमें दिया गया है 7 सदस्य, परिवार में 7 सदस्य है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 सदस्य है। उनकी एवरेज आय कितनी है? 80,000 है। वर्तमान में 7 की 80,000 एवरेज आय, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सदस्य 8वें सदस्य के शामिल होने से एवरेज आय 83,000 हो गई। अगर वह 8वें सदस्य की आय भी 80,000 ही होती, एक बार आप सपोज करो कि पहले 7 सदस्यों में बराबर 80,000 बंट रहे थे, अगर 8वें के पास भी 80,000 ही वो लेके आता तो एवरेज में कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि 8वें के पास भी बराबर 80,000 भी बढ़ रहे थे। लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा है कि 8वें की आय 80,000 से भी ज़्यादा है, और वह इतनी ज़्यादा है कि उसको अगर हम 80,000 देने के बाद भी इतने रुपए उसके पास बच जाते हैं कि वह सभी में बराबर से 3,000 रुपये बांट सकता है। वो कैसे कि अगर 3,000 रुपये एवरेज आय बढ़ रही है, इसका क्या मतलब हुआ कि एक सदस्य की आय इतनी अधिक है 80,000 से कि वह 80,000 उसको देने के बाद भी 3,000 और सभी में आ जाए। एवरेज का यही तो मतलब हुआ। एवरेज जितनी वह बढ़ती है उसका मतलब कुल आय में कितनी वृद्धि होती है? एवरेज इंटू टोटल आय। तो यहाँ पे कुल आय में कितनी वृद्धि होगी? एवरेज यानी 3 में वृद्धि हो रही है 3,000 की। टोटल में हो कितने? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो गई अभी? 8। तो ये 8वें सदस्य की आय कितनी हो जाएगी? 80,000 प्लस 8 3 24,000, तो कितनी हो जाएगी? 1,04,000। अब ये क्वेश्चन तो सभी कर लेंगे इस टाइप से। कैसे कर लेंगे? बेसिक मेथड है, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है, हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन है नहीं आप तभी कर पाओगे जब आप थोड़े दिमाग से सोचोगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको इतना सोचना है अगर 8वें सदस्य की आय भी 80,000 ही होती तो कोई एवरेज में फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन एवरेज 3,000 बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? वो इसलिए बढ़ रहा है कि 8वें सदस्य की आय 80,000 से इतनी ज़्यादा है कि वह 80,000 उसको देने के बाद भी अगर वह 3,000 सभी को वापस 8 लोगों में बांटे तो वो पूरी होती है। मतलब 8वें सदस्य की आय 80,000 से इतनी ज़्यादा है कि वह 3,000 के हिसाब से 8 लोगों में और बढ़ सकती है। तो उसकी आय 80,000 कितनी ज़्यादा है? 24,000। तो उसकी आय कितनी है? 1,24,000। ठीक है, समझ में आया। दूसरी चीज़ क्या कहती है कि औसत अगर हमें दे रखा हो और हमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखा तो सम निकाल सकते हैं। अब अगर 80,000 आय होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो औसत आय कितनी है? कितनी बढ़ रही है? 3,000। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितना है? 8। तो कुल आय कितनी हो जाएगी? 24,000। एक्चुअली में थी कितनी? 80 प्लस 24 यानी 1,24,000। ठीक है, समझ में आया? बेहतर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्या है, ये क्वेश्चन आपको करना है, प्रैक्टिस करो फिर मैं बताऊंगा कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 2 2 3 3 3 4 4 4 इससे 15 तक 15 बार तक 15 संख्या का औसत ज्ञात करो। तो हमारे पास संख्या क्या है? 1 है, 2 2 है, 3 3 3 है, फिर 4 4 4 ऐसे 15 तक है। और 15वीं संख्या कितनी बार है? 15 बार। 15 बार इनका एवरेज निकालना है। इनका एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनका योग निकालना पड़ेगा। तो अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि 1 1 बार आ रहा है, ठीक है। 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, मतलब 2 इंटू 2। 3 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है, तो 3 इंटू 3। 4 कितनी बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है, तो 4 इंटू 4। ऐसे ही 15 कितनी बार आ रहा है? 15 बार, यानी 15 इंटू 15। तो अब एवरेज निकालने के लिए हम योग ही तो करते हैं। तो पहले क्या किया हमने? 1 को ले लिया, 2 को जोड़ लिया, इन दोनों को जोड़ लिया, इन तीनों को जोड़ लिया, इन तीनों को जोड़ लिया, और इन पर अब अलग अलग फॉर्म बन गई। अब हमारी क्या फॉर्म बन रही है कि 1 बन रहा है, फिर 2 का 2 बार गुना करेंगे 2 स्क्वायर हो गया, 3 का 3 बार गुना करेंगे 3 स्क्वायर हो गया, 4 को 4 से गुना करेंगे 4 स्क्वायर हो गया, ऐसे 15 का स्क्वायर हो गया। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, उसको ले सकते हैं। अब हमें क्या प्राप्त हो गया? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर ऐसे 15 तक स्क्वायर। हमें क्या प्राप्त हो गया? 1 से लेकर n तक की प्राकृत संख्याओं का होल स्क्वायर यानी वर्ग। इसका औसत निकालने के लिए हमने क्या पढ़ा था कि प्रथम n प्राकृत संख्या औसत कितना होता है? औसत होता है n+1 में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेनी पड़ेगी। तो हमारे पास कितनी संख्या हो जाएगी? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए संख्या कितनी हो जाएगी? 1 आ रहा है, फिर यहाँ पे 2 आ रहा है, फिर यहाँ पे 3 आ रहा है, तो यहाँ पे 4 संख्या हो जाएगी, यहाँ पे 15 संख्या हो जाएगी। तो अब इनका ये जितना योग होगा उतनी संख्याएं होगी। तो
टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, n×n+1/2 ये हो जाएगा। और योग कितना आ रहा है, तो एवरेज अब क्या आ जाएगा, n×n+1/2n+1/6/n×n+1/2 ये यहाँ से कट जाएगा, 2 को काटेंगे 3 बार, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2n+1/3। तो n की वैल्यू कितनी है 15, तो 15×2n 30 + 1 यानी 31/3 इसका आंसर आ जाएगा। अब ये आंसर कैसे आया, हमारी क्या गलती होगी तो मैं वापस समझाता हूँ कि जब हमने इन संख्याओं को एक बेसिक फॉर्म बनाई तो क्या बन रही है, एक बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है। तो हमने क्या लिखा, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, ऐसे 15 स्क्वायर। तो इनका योग तो कैसे निकलेगा, प्रथम n संख्याओं के वर्ग के फॉर्मूले से, तो n×n+1 × 2n+1 ये आ जाएगा इन सभी का योग। ठीक है, अब कुल संख्या है, कुल संख्या क्या हो जाएगी, पहले हमें कितनी संख्या देगी रखी है, ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस हिसाब से गिनेंगे ना हम संख्या को। तो पहली संख्या एक बार आ रहा है तो एक संख्या हो गई, फिर 2 बार आ रहा है मतलब 2 संख्या हो गई, 3 बार आ रही है यहाँ पे 3 संख्या हो गई, ये 4 हो गई, ये 15 5 हो गई। तो संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4, ऐसे 15। तो अब इनका कुल टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 ऐसे 15 तक है। तो हमें 1 से लेकर n तक का योग ज्ञात करने का सूत्र है n×n+1/2। तो ये योग आ जाएगा सभी का, ये टोटल नंबर्स आ जाएंगे। तो एवरेज क्या आ जाएगा, सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम यहाँ पे हो जाएगा, एवरेज ऐसे ये कट जाएगा, इस 2 को 3 से काट देंगे तो बचेगा क्या, 2n+1/3। तो n की वैल्यू कितनी है 15, 2n+1 यानी 31/3 इसका आंसर आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा ट्रिकी था समझना, अगर समझने की कोशिश करोगे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और बाकी थोड़ा ट्रिकी था। नेक्स्ट क्या है, हमने क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व किया, 2 टाइप्स में मैंने आपको क्वेश्चन को पिछले वाले को बताया था, इस वाले को भी बता दिया। अब क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक हॉस्टल में 42 छात्र है, एक हॉस्टल है, हॉस्टल उसमें 42 स्टूडेंट्स है, 42 छात्र है। 13 नए छात्रों के आने की वजह से मेस का खर्चा 30 रुपये प्रतिदिन बढ़ जाता है। अब इसमें 13 नए स्टूडेंट शामिल हो रहे हैं, 13 नए, जिससे क्या हो रहा है, मेस का खर्चा 30 रुपये प्रतिदिन बढ़ जाता है। मान लो 42 छात्र थे तब मेस का खर्चा कितना था, माना हमने 80 रुपये था प्रतिदिन था, अब मेस का खर्चा कितना हो गया, x + 30। ठीक है, तो 30 रुपये प्रतिदिन बढ़ जाता है, जबकि एक छात्र का प्रतिदिन औसत खर्चा 3 रुपये घट जाता है। तो शुरुआत में मेस का खर्च क्या था, जब स्टूडेंट 42 थे और मेस का खर्चा 80 रुपये प्रतिदिन था, तो प्रतिदिन था 80 रुपये प्रतिदिन था। तो अभी क्या हो रहा है कि मेस का खर्चा कितना हो गया, 30 रुपये प्रतिदिन। अब मान लो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक छात्र का प्रतिदिन औसत खर्चा 3 रुपये घट जाता है। अब मानना पहले एक छात्र का औसत खर्च कितना था प्रतिदिन, औसत खर्च था y रुपये। हमने क्या माना कि एक छात्र का औसत खर्च प्रतिदिन कितना था, y रुपये। तो ये कितना हो जाएगा, तो कुल खर्च कितना था 42 छात्रों का, 42y। ठीक है, 42y कुल खर्च 42y। फिर क्या कहता है, जबकि 13 नए छात्रों के आने होने से जबकि एक छात्र का प्रतिदिन औसत खर्च 3 रुपये घट जाता है। अभी औसत खर्च कितना है, y-3, तो कुल खर्च कितना है, स्टूडेंट कितने हो गए 42 + 13 × y-3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा
55 इंटू वाई माइनस 3, ये हो गया। तो शुरुआत में मेस का खर्चा क्या था, मेस का खर्चा 30 रुपये बढ़ जाता है। अब जो मेस का पहले खर्चा आया था 42 रुपये अक्स से है 42 वाई, और अब जो खर्चा आ रहा है 55 वाई माइनस 3, ये खर्चा 55 वाई माइनस 3 इस 42 वाई से 30 रुपये अधिक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 13 नए छात्र आने की वजह से मेस का खर्चा 30 रुपये बढ़ जाता है। मतलब 55 वाई माइनस 3 इंटू 55, इसमें से जब 42 वाई को घटाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 30 रुपये। तो कितनी होगी 42, 13 वाई माइनस 55 इंटू 3 इक्वल टू 30। तो 13 वाई की वैल्यू कितनी आ गई 30 प्लस ये हो गई 165, यानी कि हो गई 13 वाई की वैल्यू आ जाएगी 195। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसमें 1 टाइम 15। तो कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पहले मेस का खर्च कितना था, पहले कितना था 42 वाई, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 42 इंटू 15, इसकी वैल्यू आ जाएगी 630 रुपये। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन, थोड़ा टाइम लेने वाला क्वेश्चन है बट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको दोबारा समझा देता हूँ कि हॉस्टल में पहले 42 स्टूडेंट थे, कितने थे 42 स्टूडेंट। तब मेस का खर्चा कितना था, मेस का खर्चा था 42 स्टूडेंट थे, और उस टाइम में हर स्टूडेंट का खर्चा कितना था माना हमने वाई रुपये, एक औसत खर्चा कितना था स्टूडेंट का वाई। तो कुल खर्चा कितना था उस टाइम मेस का, 42 स्टूडेंट थे, एक का औसत वाई है, तो सम हमने कैसे निकाला है औसत इंटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 42 नंबर से औसत वाई है, तो कुल खर्चा कितना आ जाएगा 42 वाई। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अभी 13 नए आ गए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि प्रत्येक स्टूडेंट के औसत खर्च में 3 की कमी हो गई। अब 13 नए आने के बाद कुल स्टूडेंट कितने हो गए, पहले 42 थे और 13 55 हो गए। औसत में इतनी कमी होने के बाद अब स्टूडेंट का औसत कितना है वाई माइनस 3, तो कुल खर्चा कितना आ जाएगा 55 इंटू वाई माइनस 3। फिर क्या कह रहा है कि जब 13 स्टूडेंट नए आने की वजह से मेस का कुल खर्चा है वो पहले वाले खर्च से 30 रुपये अधिक बढ़ गया। मतलब इसका क्या मतलब होगा कि 55 इंटू वाई माइनस 3 का मान 42 वाई से 30 रुपये अधिक है। तो यहाँ से डिफरेंस को इक्वल किया और वाई की वैल्यू हमारी कितने पास आई 15। तो 15 अगर वाई की वैल्यू है तो मैं इसका पहले कुल खर्चा पूछ रहा है, तो 42 वाई था, तो कुल खर्चा कितना था 42 इंटू 15 यानी 630 रुपये। ठीक है, समझ में आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। तो हमने क्या देखा कि एवरेज खर्चा कितना आ गया हमारे पास वाई आ गया, जो वाई की वैल्यू हमारे पास 15 आ गई थी, और वैसे में इसका शुरुआती खर्चा हमने कितना निकाला था 42 वाई यानी 630। नेक्स्ट अभी मैं आपको बताऊंगा कि किसी संख्या अक्ष के प्रथम n गुणकों का औसत। हम बहुत बार देखते हैं कि कोई मान लो हमें दे दी जाती है एक संख्या अक्ष है, मान लो कोई भी संख्या दी जाती है, उसके पहले 13 गुणजों 15 गुणजों को औसत निकालो। क्वेश्चन बहुत बार आता है ना कि कोई संख्या मान लो अक्ष है, संख्या अक्ष के प्रथम n गुणकों का औसत। योग भी पूछते हैं और औसत भी पूछते हैं, योग में तो बहुत इजीली हो जाएगा। तो संख्या के अक्ष के प्रथम n गुणकों का औसत कितना होगा, औसत होगा अक्ष इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, ये इसका वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो किसी भी संख्या अक्ष यानी अक्ष की जो कोई भी संख्या हो सकती है उसके प्रथम n गुणजों, कितने भी गुणज हो सके उनका औसत कितना होगा अक्ष इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, तो ये आया कैसे, ये हम देखते हैं। तो हमने क्या माना, एक संख्या अक्ष है, ठीक है, उसके पहला गुणज को पहला गुणज क्या होता है अक्षीय होता है, दूसरा गुणज क्या होता है 2x होता है, तीसरा गुणज क्या होता है 3x 4x, ऐसे
n गुण मतलब क्या हो जाएगा x इंटू एन। जब हम इसमें से x को कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है 1 2 3 4 ऐसे n बचता है। अब हम क्या करेंगे इन सभी का योग करेंगे तो योग क्या हो जाएगा 1 से लेकर n तक की संख्या का योग हमें पता है n इंटू एन प्लस 1/2। अब हम क्या करेंगे औसत निकालने के लिए क्या करते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का भाग लेते हैं। तो हमें क्या पता है कि प्रथम संख्या के n गुणजों का औसत याद करना है तो संख्या भी कितनी हो जाएगी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी हो जाएगी n हो जाएगी 1 2 3 4 5 ऐसे n हो जाएगी। तो इसमें किसका भाग देंगे n का भाग देंगे n से n कट जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी x इंटू एन प्लस 1/2 ये हमारा एवरेज आ जाएगा। समझ में आया कि मान लो x संख्या का प्रथम गुणज क्या हो जाएगा x हो जाएगा दूसरा 2x हो जाएगा तीसरा 3x हो जाएगा 4x हो जाएगा nवा क्या हो जाएगा nx। तो इनका योग निकालने के लिए x को कॉमन लेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे बाहर रह जाएंगे n बार x बाहर आ जाएगा और 1 से लेकर n तक की संख्या योग कितना होता है n इंटू एन प्लस 1/2। औसत निकालने के क्या करेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से भाग दे देंगे। कितनी ऑब्जर्वेशन है हमारे पास n है तो n ऑब्जर्वेशन है तो n से भाग देंगे n कट जाएगा और कितना औसत बचाएगा x इंटू एन प्लस 1/2। अब क्वेश्चन क्या कहता है 17 के प्रथम 33 गुणजों का औसत क्या होगा। ठीक है तो 17 के प्रथम 33 गुणजों का औसत हमें पूछ रहा है। तो हमने क्या देखा कि औसत कितना होता है x इंटू एन प्लस 1/। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा संख्या क्या है हमारे पास 17 है तो 17 इंटू के प्रथम 33 गुणजों का औसत पूछा है तो 33 n प्लस 1 या 33 प्लस 1/2 कितना है 17 इंटू 34/2 17 आ जाएगा तो इसका वैल्यू कितनी 17 का स्क्वायर 289 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है समझ में आया अच्छी बात। अब नेक्स्ट आपको बताने वाला हूँ अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम ज़्यादा ट्रिकी नहीं है बहुत ही इजी क्वेश्चंस है कि 10 लगातार विषम संख्याओं का औसत 40 है तो इनमें प्रथम और अंतिम संख्या कौन सी होगी। क्वेश्चन कहता है कि 10 लगातार संख्याओं वो भी कौन सी विषम का औसत 40 है तो इनमें प्रथम और अंतिम संख्या कौन सी। हमने एपी सीरीज क्या पढ़ी थी कि कोई भी लगातार संख्या एपी सीरीज में क्या होता है एक डिफरेंस होता है एक सार्वअंतर होता है। तो यहाँ पे विषम संख्या बोल रहा है तो मतलब हर संख्या के बाद में 2 का अंतर होगा मतलब सार्वअंतर 2 है तो एक एपी सीरीज बन रही इसमें शुरुआत का और अंत का हमें नहीं पता। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एपी सीरीज में क्या होता है कि किसी एपी सीरीज का औसत क्या होता है उसका मिडिल टर्म होता है यानी बीच की संख्या होती है। तो 10 लगातार संख्या दे रखी है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगातार संख्या मतलब कोई सी हो जाएगी। तो इसका मिडिल टर्म कौन सा होगा। अब सर हमारे पास सम संख्या है तो इसका कोई मिडिल टर्म ही नहीं है तो इसका मिडिल टर्म वही होगा जो इन दोनों यानी बीच की 2 संख्या है इन दोनों का एवरेज होगा यानी 5वीं संख्या और 6ठी संख्या का एवरेज उसका मिडिल टर्म होगा। अब हमें क्या दे रखा है 10 लगातार विषम संख्याओं औसत कितना 40 दे रखा है तो यहाँ पे जो संख्या आएगी मिडिल टर्म 40 ये इसका एवरेज है। एवरेज कितना दे रखा है 40 दे रखा है तो इस 40 की वैल्यू को हमने यहाँ रख दिया। तो अब हमें पता है तो इनमें प्रथम और अंतिम संख्या क्या है। तो जब हमने देखा कि मिडिल टर्म इसका एवरेज होता है एपी सीरीज का तो ये और इसमें अगर 2 का डिफरेंस है ये विषम संख्या में 2 का डिफरेंस होता है तो इनमें और इनमें कितने का डिफरेंस होगा 1 का। तो ये संख्या कितनी होगी 39 ये कितनी होगी 41। अगर ये 39 है इससे पहले वाली कितनी होगी 37 ये कितनी होगी 35 ये कितनी होगी 33 ये कितनी होगी 31। ठीक है अगर ये संख्या 41 है तो इसकी नेक्स्ट वाली कितनी होगी 43 ये कितनी होगी 45 ये कितनी होगी 47 ये कितनी हो जाएगी 49। तो हमने क्या देखा 10 लगातार विषम संख्या इनका मिडिल टर्म होगा इनका एवरेज और उस हिसाब से जब हमने एवरेज 40 है तो उससे पहली वाली संख्या 49 होगी और नेक्स्ट होगी 41 क्योंकि इन दोनों में 2 का गैप है लेकिन इनमें 1 का गैप होगा 1 और 2 का। ठीक है तो ये 49 हो जाए 39 हो जाएगी तो ये 37 होगी ये 35 होगी ये 33 होगी और 30
फर्स्ट संख्या कितनी हो जाएगी 31 हो जाएगी, लास्ट कितनी हो जाएगी 49 हो जाएगी। ठीक है, आ गया क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है, लगातार 7 विषम संख्याओं का औसत 61 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब यही क्वेश्चन आ गया वापस। तो एवरेज की एपी सीरीज क्या कहती है कि मिडिल टर्म, एपी सीरीज का मिडिल टर्म एवरेज होगा। तो 7 लगातार विषम संख्या 1 2 3 4 5 6 7, 7 लगातार विषम। अब इनका मिडिल टर्म कौन सा होगा, इनका मिडिल टर्म होगा ये, तो कौन सा हो जाएगा 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। मिडिल टर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि पहली अगर विषम में है टर्म्स तो उसमें 1 जोड़ के उसमें 2 का भाग निकाल देते हैं, और अगर सम में है तो उसमें क्या करते हैं पहले n/2 करते हैं, फिर n+2/2 करते हैं, फिर उन दोनों का औसत निकालते हैं जो मिडिल टर्म आता है। तो अब इनका मिडिल टर्म 7वीं संख्या का कौन सा हो जाएगा चौथी। वो क्या दे रखा है कि 61, मतलब एवरेज अगर मिडिल टर्म आता है और मिडिल टर्म 61 है, और क्या दे रखा है लगातार 7 विषम संख्या, तो ये कितनी हो जाएगी, ये कंटिन्यू विषम है तो ये वही 59, ये 57 हो जाएगी, ये 55 हो जाएगी, यहाँ पे ये 63 हो जाएगी, ये 65 हो जाएगी और ये 67 हो जाएगी। तो इसमें पूछा क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी 67। ठीक है, समझ में आया। लगातार एपी सीरीज का एवरेज मिडिल टर्म होता है, इसमें मिडिल टर्म 61 है जो इसकी एवरेज होगा, तो इससे पहले वाला 59, यहाँ पे 57, 55, यहाँ पे 63, 65, 67। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ो और करने की कोशिश करो, अगर होता है तो ठीक है, नहीं वरना मैं बताऊंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 20 संख्याओं का औसत 30 है तथा 30 अन्य संख्याओं का औसत 20 है, तो इन सभी संख्याओं का औसत क्या। हमने पहले पढ़ा था कि जब n1 संख्याओं का एवरेज a1 और अन्य n2 संख्याओं का एवरेज a2 हो, तो टोटल संख्याओं का एवरेज क्या होगा a1 n1 प्लस a2 n2 अपॉन n1 प्लस n1 n2। तो यहाँ पे क्या है संख्या किस कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे यदि 20 संख्या का औसत 30 है, मतलब n1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि तथा अन्य 30 संख्याओं का औसत 20 है, मतलब n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 और a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। तो इन सभी का औसत क्या है, तो औसत क्या है a1 n1 प्लस a2 n2 अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू में मान रखेंगे, तो 20 × 30 प्लस 30 × 20 अपॉन 20 प्लस 30। तो यहाँ पे मान कितना आ जाएगा 600 प्लस 600 अपॉन 50, वैल्यू कितनी आ जाएगी 1200 अपॉन 50, 0 से 0 कटा, 24 पंजो 120, इसकी एवरेज वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 9 व्यक्तियों के एक समूह की औसत आयु 9 व्यक्तियों एक समूह की औसत आयु 45 वर्ष है, यदि एक व्यक्ति और शामिल हो जाए तो औसत में 6 माह की कमी हो जाती है, तो नए व्यक्ति की आयु क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि 9 व्यक्तियों एक समूह है, एक समूह में 9 व्यक्ति है, ठीक है, उनकी औसत एज कितनी है, औसत एज 45 ईयर है, 45 ईयर है। फिर क्या कहता है कि यदि एक व्यक्ति और शामिल हो जाए, मतलब एक अन्य व्यक्ति, मतलब 19 + 1 यानी अब यहाँ पे कितने हैं 10 व्यक्ति हो गए, एक अन्य व्यक्ति शामिल हो जाए तो इस समय की एवरेज एज कितनी हो जाएगी 6 माह कम हो जाएगी, मतलब जितनी पहले थी एवरेज एज अब कितनी हो जाएगी 6 माह कम हो जाएगी। तो यहाँ पे एवरेज कितनी हो जाएगी 44.5। ठीक है, तो अब याद क्या करना है, तो नए व्यक्ति की एज क्या है, इस 10वें व्यक्ति की आयु क्या है। एक तो इसका बेसिक मेथड क्या होगा, हम 10 की हमारे पास एवरेज है तो कुल एज ज्ञात कर लेंगे, और 9 की एवरेज है तो कुल एज ज्ञात कर लेंगे, उसमें से घटाएंगे तो 10वीं आ जाएगी। दूसरी टर्म क्या है, दूसरा मैंने मेथड बताया है कि अगर इसी व्यक्ति की एवरेज एज 45 होती तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता,
लेकिन इसकी एवरेज 45 से कम है। अगर एवरेज घट रहा है तो मतलब जो अगली संख्या जोड़ी गई है उस वो कम है, जितनी हमारे पास पहले एवरेज थी उससे कम है। तो वह 10वीं की आयु कितनी हो जाएगी, ये 45 से कम होगी। क्यों होगी, क्यों यहाँ पे एवरेज में कमी आ रही है। अब ये 45 से कितनी कमी होगी, ये इतनी कमी होगी कि ये 6 माह यानी 1.1/2 वर्ष के हिसाब से 10 लोगों में बांटी जा सके। क्योंकि एवरेज में कमी सभी में कमी होती है ना, कुल कमी एवरेज कमी को सभी में बराबर में बांटते तभी होती है ना। जैसे एवरेज में वृद्धि सभी में बढ़ती है, एवरेज में कमी भी सभी में बढ़ती है। तो ये 10 में बराबर होगी, तो एवरेज में कितनी हो जाएगी 45 माइनस 5 यानी कितनी हो जाएगी 40 वर्ष। इसका मतलब ये हुआ कि 10वें व्यक्ति की आयु कितनी है 40 वर्ष। ठीक है, अगर उसकी आयु 40 वर्ष है तो उसमें क्या हो रहा है कि उस वजह से उसकी एवरेज कुल आयु में 5 की कमी हो रही है, वो बराबर से हमें घट रही है। तो 10 व्यक्तियों की आयु में 6 माह की कमी हो जाएगी एवरेज। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 100 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत अंक 60 है। एक विद्यार्थी के 62 की जगह गलती से 26 अंक पढ़ लिए गए, तो कक्षा का सही औसत बताओ। तो स्टूडेंट्स आपने क्या देखा था, हमने पिछले वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से किया। तो अभी हम क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 100 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत अंक 60 है। एक विद्यार्थी के 62 की जगह गलती से 26 अंक पढ़ लिए गए, तो कक्षा का सही औसत बताओ। एक 100 विद्यार्थियों की कक्षा है, कक्षा में 100 विद्यार्थी है जिनका एवरेज अंक कितने आए थे 60। लेकिन गलती से क्या हुआ कि एक विद्यार्थी के 62 की जगह गलती से 26 अंक पढ़ लिए गए। एक स्टूडेंट थे उसके अंक तो थे 62 लेकिन गलती से 26 पढ़ लिए गए। तो इससे क्या हुआ कि जब हम एवरेज को पढ़ते हैं तो हम एवरेज को क्या पढ़ते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ टोटल नंबर्स एंड टोटल नंबर नहीं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर हमें पता है कि अगर सम में कमी आएगी तो एवरेज में कमी आएगी, अगर सम में वृद्धि आएगी तो एवरेज में वृद्धि आएगी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि स्टूडेंट के एक्चुअली में नंबर तो थे 62 लेकिन गलती से पढ़ क्या लिए 26 यानी उल्टे पढ़ लिए गए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पढ़ने ज़्यादा चाहिए थे लेकिन गलती से कम पढ़ रहे, कम पढ़ लिए, इसकी वजह से सम में कमी आ गई, सम में कमी आने की वजह से एवरेज में कमी आ गई। अब हमें अगर पूछ ले कि सही एवरेज क्या था, नहीं पूछ रहा है कि सही एवरेज क्या था, तो अगर वो सही नंबर पढ़ता तो वो कितना ज़्यादा पढ़ता, या फिर उसने गलत पढ़ने की वजह से सम में कितने की कमी आई है। तो उसने गलत पढ़ने की वजह से सम में कितने की कमी आई है 36 नंबर की कमी आ गई। कितने की आ गई 36 नंबर होगी। अगर वह एवरेज अगर 62 को सही तरीके से पढ़ता तो सभी संख्याओं के सम में 36 नंबर अधिक होते। अगर सम में 36 नंबर अधिक होते तो एवरेज अधिक होता। वह एवरेज अधिक कितना होता, वह इतना अधिक होता कि वह जितने सम में वृद्धि होती वह सभी में बराबर से बढ़ जाए। तो एवरेज में कितने की वृद्धि हो रही है सम में 36 की, तो एवरेज में वृद्धि कितनी होगी, एवरेज होता है टोटल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी 100। तो एवरेज में कितनी वृद्धि हो जाएगी 0.63। तो अभी रियल वास्तविक एवरेज कितना था उन सभी का, वास्तविक एवरेज था 60 प्लस 0.63 यानी हो गया 36 सॉरी। समझ में आया कि 100 स्टूडेंट का एवरेज 60 था लेकिन गलती क्या हुई थी यहाँ पे, एक का पढ़ना 62 चाहिए था लेकिन गलती से 26 पढ़ लिया। अब हम जानते हैं कि अगर एवरेज क्या होता है कि टोटल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हम जानते हैं कि अगर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन में कमी आएगी तो एवरेज में कमी आएगी, अगर सम में वृद्धि होगी तो एवरेज में वृद्धि होगी। तो यहाँ पे गलत पढ़ने की वजह से उसने कम पढ़ा और कम पढ़ने की वजह से एवरेज में कमी आ गई। अगर वह सही पढ़ता तो कितना सही पढ़ता, वह 36 सही पढ़ता। अगर सम में 36 की वृद्धि होती तो एवरेज में वृद्धि होती, और कितने की वृद्धि होती, वह 36 भी पहले की तरह सभी में बराबर बढ़ जाता है। यहाँ भी 100 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी 100 में बराबर में बढ़ जाता। तो कितना बढ़ता 0.36 यानी एवरेज में कितनी वृद्धि होती 0.36 की होती। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि x तथा x1 संख्याओं का औसत n है तो x क्यूब तथा
1/x³ का औसत बताओ। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है x और 1/x का एवरेज कितना है हमारे पास, n है। क्वेश्चन फर्स्ट। तो हम जानते हैं कि एवरेज हमें दे रखा है और ऑब्जर्वेशन दे रखी है, तो सम कितना होगा, तो x + 1/x/2 कितना दे रखा है हमें, n दे रखा है। तो यहाँ से x + 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2n आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 1। फिर हमें क्या ज्ञात करना है कि x³ और 1/x³ का एवरेज ज्ञात करना है। तो x³ और 1/x³ का एवरेज कितना हो जाएगा, x³ + 1/x³/2। तो हमें क्या चाहिए, x³ + 1/x³ की वैल्यू चाहिए। हम जानते हैं कि जब हम जानते हैं कि a + b का क्यूब किया जाता है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, a³ + b³ + 3ab a + b। तो a + b का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a³ + b³ + 3ab a + b। तो a³ + b³ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a + b का होल क्यूब -3ab a + b। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी x + 1/x का होल क्यूब -3ab, यानी x × 1/x यानी 1 हो जाएगा, गुणा 1 गुणा a + b। a + b की वैल्यू कितनी है, 2n है, यहाँ पे 2n। ठीक है, /2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2n का क्यूब -3 × 2n/2। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 8n³ -6n/2। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4n³ -3n। ये इसका एवरेज वैल्यू हो जाएगी। समझ में आया कि अगर x और 1/x का एवरेज n है तो इनका योग कितना हो जाएगा, x + 1/2n हो जाएगा। x³ और 1/x³ का एवरेज निकालना है, तो एवरेज क्या होता है, x³ + 1/x³/2। तो हमें a + b के होल क्यूब से x³ + 1/x³ की वैल्यू हमने क्या निकाली, a + b का होल क्यूब -3ab, ab की वैल्यू 1 हो जाएगी, इंटू a + b की वैल्यू 2n है, 2n रख देंगे और ये एवरेज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं a तथा b का औसत 20, b और c का औसत 19 तथा c तथा a का औसत 21 है, तो a का मान क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a और b का औसत गुण कितना 20 और b तथा c हमें दे रखा है कि दो संख्याओं a तथा b का औसत 20 है। a और b का एवरेज कितना है, 20। तो a और b का योग कितना आ जाएगा, 40। सम से जानते हैं, सम क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंटू एवरेज, ये हो जाएगी 1। फिर b और c का एवरेज कितना दे रखा है हमें, 19 दे रखा है। b और c का एवरेज 19 है, तो b + c कितनी वैल्यू हो जाएगी, 19 × 2 यानी 38, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। फिर क्या देखा है, c और a का एवरेज कितना है, 21। तो c + a क्या आ जाएगा, 2 × 21 यानी 42, इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। इक्वेशन हमें a की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब हम क्या करेंगे, 1 + 2 + 3, तो ये कितनी आ जाएगी, a और a 2a हो जाएगा, b और b 2b हो जाएगा, c और c 2b, यानी 2 × a + b + c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 + 38 + 42, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120। तो a + b + c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। अब हमें क्या ज्ञात करना है, a की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब हमें b + c की वैल्यू कितनी है, हमारे पास 38 है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a आ जाएगी 60 - 38, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बाकी क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और नेक्स्ट क्लास को मैं अच्छे से ले जाऊंगा और प्रैक्टिस करेंगे। हमने थ्योरी लगभग पढ़ लिया है जो भी होनी थी, अब प्रैक्टिस करेंगे और साथ में प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन भी करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास से जुड़िए एंड थैंक यू।
बाय।